अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उड़ान क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं एंजाइम की डेफिनेशन के बारे में और उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे प्रोटीनियस बायोमोलिक्यूल या बायोकैटलिस्ट होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में या बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेकर उनकी रेट ऑफ रिएक्शन या जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके साथ हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा, जैसा कि ये जो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसी तरीके से एंजाइम जो हैं वो जिस तरीके से सबस्ट्रेट बनाने में टेक पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट के रिलीज़ होने के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। एंजाइम के स्ट्रक्चर में या उसके जो ओरिएंटेशन में माइनर चेंज जो भी होता है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में लौट आता है, एंजाइम उसे रीगेन कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम फिर से एंजाइम्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एंजाइम्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनका साइज़ बड़ा होता है। चूँकि प्रोटीन खुद एक मैक्रोमोलिक्यूल है तो उसी तरीके से एंजाइम्स भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनका मोलिकुलर वेट हाई होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये टर्सरी प्रोटीन से बने होते हैं और टर्सरी प्रोटीन में खूब सारे अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स जो हैं और उनके बीच में कॉइलिंग, फोल्डिंग्स और कई तरह के नॉन कोवलेंट बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, वान डर वाल और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होने के कारण वो इनका साइज़ और मोलिकुलर वेट बड़ा होता है। जनरली इनका जो मोलिकुलर वेट है वो 10,000 से करीब 2 मिलियन तक यानी 20 लाख के करीब होता है। अगर हम एंजाइम की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो एंजाइम्स वाटर सोल्यूबल होते हैं और ये बाय नेचर कोलॉइडल होते हैं, जिसका कारण ये है कि एंजाइम्स वाटर में डिफ्यूज़न बड़ा साइज होने के कारण कम डिफ्यूज़न दर्शाते हैं और ये कोलॉइडल नेचर में रहते हैं। एंजाइम्स 3 डायमेंशनल टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। इनकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन कन्वर्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू प्रोडक्ट। अगर हम इसे और समझना चाहें तो एक टर्म है टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर से क्या अभिप्राय होता है कि एंजाइम की एक एक्टिव साइट से 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो उसका टर्नओवर नंबर होता है। यानी एक्टिव साइट की यूनिट सरफेस से पर यूनिट टाइम, जिसे कुछ लोग सेकंड्स में लेते हैं, कुछ मिनट्स में लेते हैं, पर यूनिट टाइम कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो उसका टर्नओवर नंबर कहलाता है। अगर हम टर्नओवर नंबर की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलेज का जो टर्नओवर नंबर है वो सर्वाधिक है। अगर हम कैटलेज की बात करें, कैटलेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। इसका टर्नओवर नंबर जो है वो 4 × 10⁻⁷ है। यानी कितना ज़्यादा, यानी करीब 40 मिलियन टर्नओवर नंबर इसका है। इसी तरीके से अगर हम कुछ और एंजाइम्स की बात करें, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे ब्लड में पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काम आता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का टर्नओवर नंबर 6 लाख प्रति सेकंड होता है। इसी तरीके से अगर हम अदर एंजाइम्स की बात करें, जैसे अगर हम बात करें लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की, तो उसका टर्नओवर नंबर करीब 1000 होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की, तो उसका टर्नओवर नंबर करीब 100 होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, तो उसका 15 होता है। और सबसे कम अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट, तो लाइसोजाइम एंजाइम का 0.5 मोल पर सेकेंड होता है। तो इसकी एफिशिएंसी ज़बरदस्त होती है। केवल कुछ एंजाइम्स ही बड़ी तादाद में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता
रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो एंजाइम्स में मोस्ट ऑफ एंजाइम्स का नेचर ये होता है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शंस शो करते हैं, यानी सबस्ट्रेट में को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की और प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करने की क्षमता उनके अंदर होती है। जिसका एक एग्जांपल तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस खुद है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा भी करता है। इसी तरीके से अगर हम और बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और रिवर्स भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एंजाइम्स की कि क्या सभी एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं या इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। डियर फ्रेंड्स, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान मिलने वाला एंजाइम राइबोजाइम, जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए एमआरएनए बनता है, उस शुरू में बनने वाले इमेच्योर एमआरएनए को जब हम मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उस दौरान उसमें जो स्प्लाइसिंग होती है उसमें एक एंजाइम का महत्वपूर्ण रोल होता है जिसे हम राइबोजाइम कहते हैं। ये राइबोजाइम एंजाइम जो है ये इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग करके उन्हें अलग करता है और एक्सोन्स के थ्रू हमें मैच्योर एमआरएनए की प्राप्ति होती है। ये आरएनए ये राइबोजाइम जो है ये आरएनए से मिलकर बने होते हैं और नॉन प्रोटीनियस होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की या कुछ कारकों की कि वो किस तरीके से एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो दोस्तों टेम्परेचर के साथ एंजाइम्स का कोऑर्डिनेशन कुछ ऐसा होता है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ सामान्य स्थितियों के अंदर एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन इसकी एक ऑप्टिमम रेंज होती है। उस ऑप्टिमम वैल्यू के बाद अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होने लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाय नेचर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं और प्रोटीन हायर टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर इसका टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू से आगे बढ़ाया जाता है तो फिर धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है और ये डीनेचर होकर नॉन फंक्शनल हो सकता है। अगर हम इस ग्राफ के थ्रू इसको समझें तो 0 से लेकर के यहाँ ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में मिलने वाले एंजाइम्स लगभग जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए ऑप्टिमम वैल्यू रखते हैं, यानी कि ये एंजाइम्स इस पर हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ में अपनी काम करते हैं। 37 डिग्री के आगे अगर इसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया जाता है तो एंजाइम धीरे धीरे डीनेचुरेशन की तरफ बढ़ता है। इसी तरीके से अगर हम और बात करें कि क्या इसमें एक्सेप्शन भी हैं, यस। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें कुछ स्पीसीज़ की, जैसे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो ऑप्टिमम वैल्यू है टेम्परेचर की वो ज़्यादा होती है। हम लोग जानते हैं कि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के दौरान एक टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो थर्मोफिलस बैक्टीरिया में मिलता है, इसकी जो टेम्परेचर की ऑप्टिमम वैल्यू है वो 72 से 75 डिग्री तक होती है। तो ये इस वैल्यू के ऊपर अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी शो करता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर अब हम पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो प्लेस और लोकेशन पर डिपेंड करता है कि बॉडी के किस हिस्से में किस एनवायरनमेंट में जो है वो एंजाइम को काम करना है। जैसे समझिए आप कि स्टोमक में हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ काम करने वाला एंजाइम पेप्सिन, ये पेप्सिन 1.5 to 2 और वी कैन से 1.5 to 6, 1.6 तक की पीएच पे काम करता है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जो 7.7 से 8 पीएच तक काम करता है। इसी तरीके से अगर हम लाइपेज एंजाइम की बात करें, लाइपेज अगर स्टोमक में मिल रहा है तो वो 4 से 5 पीएच के ऊपर काम करता है। इसी तरीके से अदर एंजाइम्स की अगर हम बात करें, जैसे यूरिएज है, कैटलेज है, ये लीवर में मिलने वाले जो एंजाइम्स हैं ये न्यूट्रल पीएच के ऊपर 7 पीएच के ऊपर काम करते हैं। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग पीएच पर काम करते हैं। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो 4 से 5 पीएच पर काम करता है, और भी अलग अलग एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग पीएच पर काम। इसी तरीके से अगर हम बात करें सबस्ट्रेट
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का एंजाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो डियर फ्रेंड्स, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम के साथ जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो सेचुरेशन की कंडीशन में न आ जाएं। सेचुरेशन आने तक सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ एंजाइम की जो एक्टिविटी है या उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता रहता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में सेचुरेशन हो जाता है, यानी अब और संभावनाएं नहीं हैं सबस्ट्रेट के एंजाइम के साथ जुड़ने में। उस स्थिति में ये आगे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो और इंक्रीज नहीं होती है बल्कि स्थिर हो जाती है। जैसे इसको हम समझने की कोशिश करें, एक सीमा तक ये बढ़ेगा लेकिन उसके बाद ये स्थिर हो जाएगा। ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और ये रेट ऑफ रिएक्शन। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। व्हाट आर द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी? हम क्या समझते हैं इससे? एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है और एंजाइम का जो कॉन्फॉर्मेशन है, ये एज पर सबस्ट्रेट होता है, यानी सबस्ट्रेट के अनुसार होता है। कहने का मतलब ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चरल और कॉन्फॉर्मेशनल कॉम्प्लीमेंटरिटी रखते हैं, एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट को लेकर के, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में एक समय में बहुत सारे सबस्ट्रेट एक साथ उपस्थित होते हैं, तो उनमें से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जिस पर रिएक्ट करना है उसका चूज एंजाइम जो है वो अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के साथ करता है, जिनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके करैक्टर्स, इसके स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करें तो इसे हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी से मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक बॉन्ड को कंसीडर करके क्लीवेज करेगा या रिएक्शन को हाइड्रोलाइज करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोटीएज या पेप्टाइडेज की जब बात आती है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड पे काम करता है। इसी तरीके से लाइपेज एंजाइम की जब बात आती है तो वो लिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट में अल्फा एमाइलेज जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है। तो ये स्पेसिफिसिटी है वो बॉन्ड के बेस पर है, यानी किस बॉन्ड को कौन सा एंजाइम क्लीव करेगा ये इस पर डिपेंड है। हालांकि ये थोड़ी लेस स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी की। ग्रुप स्पेसिफिसिटी ऐसी स्थिति जिसमें एंजाइम को जिस सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करना है उस सबस्ट्रेट पे कोई खास तरह के अमीनो एसिड्स की मौजूदगी या फंक्शनल ग्रुप जिनमें अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, फॉस्फेट या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उनकी खास पोजीशन के हिसाब से अगर ये रिएक्ट करे तो ये ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल से इसे समझें तो स्टोमक में जो पेप्सिन एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो हैं उनके अमीनो ग्रुप की तरफ रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम देखें एरोमेटिक अमीनो समूह के फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, ये एरोमेटिक अमीनो ग्रुप हैं, तो इनका अमीनो साइड यानी आगे की जो सतह है उसके ऊपर ये क्लीव करेंगे पेप्सिन एंजाइम। इसी तरीके से अगर हम इसको कीमोट्रिप्सिन से समझें तो कीमोट्रिप्सिन भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के कंसिडरेशन पर ही, कंट्रीब्यूशन पर ही जो है वो रिएक्शन हाइड्रोलाइज करेगा, लेकिन ये कार्बोक्सी ग्रुप के, ये अमीनो ग्रुप के बजाय कार्बोक्सी ग्रुप की साइड पे जो है वो क्लीव करेगा। जैसे यहाँ फिनाइल एलेनिन जो है ये पेप्सिन में अमीनो ग्रुप की तरफ क्लीव कर रहा था, जबकि कार्बोक्सी जो कीमोट्रिप्सिन है उसमें ये कार्बोक्सी ग्रुप की तरफ क्लीव करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्रिप्सिन की, जब अमीनो ग्रुप जो है वो जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं उनसे कंट्रीब्यूटेड हो तो उनकी अमीनो साइड की तरफ अगर ये रिएक्ट करे तो वो ट्रिप्सिन का कैरेक्टर होगा। जैसे हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, इनकी अगर अमीनो साइड की तरफ ये क्लीव करे तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है। अभी तक जो हमने एंजाइम्स पढ़े
ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थे जो सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड पर अटैक करते थे, यानी कि बीच के केंद्र के आंतरिक पेप्टाइड बॉन्ड पर रिएक्ट करते थे। अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियस की, जैसे अमीनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जैसा कि हम जानते हैं ये अमीनो साइड है, ये कार्बोक्सी साइड है, तो अमीनो पेप्टाइडेज अमीनो साइड की तरफ क्लीव करेगा और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होगा वो कार्बोक्सी साइड की तरफ क्लीव करेगा। तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी में बेसिकली जो है स्पेसिफिक ग्रुप का कंसीडर करके या बॉन्ड का कंसीडर करके उस जगह पर क्लीव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे अगर हम बात करें सबस्ट्रेट या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की, तो एब्सोल्यूट या सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी से हमारा अभिप्राय है कि कौन सा ग्रुप जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है, जो वन रिएक्शन के अंदर, एक ही रिएक्शन के अंदर जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूरिकेज एंजाइम जो है ये यूरिक एसिड पे काम करता है, माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज पे काम करता है, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज पे काम करता है, इसी तरीके से सुक्रोज पे काम करता है, आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन पे काम करता है। तो ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो एक वन ओनली सिंगल रिएक्शन जो है उसके थ्रू जो है वो एक सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में आगे हम अगर बढ़ें तो ऑप्टिकल या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी जो है वो एंजाइम के ऐसे व्यवहार को दर्शाती है जो सबस्ट्रेट के लिए ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, यानी स्पेसिफिक फॉर ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम अगर बात करें एल अमीनो एसिड जो है, तो एल अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप के लेफ्ट साइड में होने की वजह से, इसी तरीके से डी अमीनो एसिड में जो है राइट साइड की तरफ है, तो एल अमीनो एसिड पर हमेशा एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम ही काम करेगा, इसी तरीके से डी अमीनो एसिड पर डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम काम करेगा। ऐसे ही अगर हम एल एलेनिन अमीनो एसिड की बात करें तो उसके ऊपर जो एल एलेनिन ऑक्सीडेज एंजाइम काम करेगा। इसी तरीके से हम दूसरा इसका एग्जाम्पल लें एमाइलेज का, या जिसे हम कहते हैं कि ग्लूकोज पॉलीमर या ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन और स्टार्च में जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, उन पर अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करने के काम आता है, जिसे हम अल्फा ग्लाइकोसाइडेज बॉन्ड भी कहते हैं। ये अल्फा एमाइलेज जो है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक एंजाइम को ब्रेक नहीं करेगा। इसी तरीके से हम अगर बात करें कि सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इस बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए यहाँ सेल्यूलेज या इसका एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज जो है वो इसे हाइड्रोलाइज करेगा। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो चूंकि हमें सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता है, इस वजह से इस बॉन्ड का ब्रेक जो है वो सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। इसी तरीके से हम ये ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के एग्जांपल्स हुए। अब हम अगर ड्वेल स्पेसिफिसिटी की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, ड्वेल स्पेसिफिसिटी से मतलब ये है कि जब या तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज संभव है, या तो एक ही तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शन से किन्हीं दो सबस्ट्रेट से कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, या फिर किसी एक सबस्ट्रेट के द्वारा दो तरह के एक सबस्ट्रेट के ऊपर दो एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू जो है वो उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। हम इस एग्जांपल से समझते हैं, एंजाइम्स एक्ट ऑन टू सबस्ट्रेट बाय वन रिएक्शन टाइप। अगर एक ही तरह की रिएक्शन से दो तरह के सबस्ट्रेट पे काम हो तो उसे एक इसका टाइप वो होगा। दूसरा वो स्थिति जिसमें सबस्ट्रेट तो एक है लेकिन रिएक्शन टाइप दो है, दो तरह की रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हाइपोजेंथिन जो है वो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जेंथिन बनाता है, और इसी तरीके से ये जेंथिन जो है ये जेंथिन ऑक्सीडेज के द्वारा ही यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी एक ही तरह की रिएक्शन से जो है वो दो प्रोडक्ट यहाँ पर हाइपोजेंथिन से जेंथिन और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से हाइपोजेंथिन और जेंथिन जो दो सबस्ट्रेट हैं उनसे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से हम अगर बात करें कि एक सबस्ट्रेट और दो रिएक्शन टाइप, सबस्ट्रेट है आइसोसिट्रेट।
आइसोसिट्रेट से पहले डिहाइड्रोजिनेशन होता है। जो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है तो वो ऑक्जेलोसक्सिनेट बनाता है, और ऑक्जेलोसक्सिनेट बनने के बाद में इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से एक सबस्ट्रेट जो है वो दो तरह की रिएक्शन शो करके अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये जो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम है उसमें सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी का पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम एंजाइमेटिक रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसकी काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक के जो लेक्चर्स रहे वो आपको कैसे लगे, आप उसके बारे में फीडबैक दीजिए, और कोई सुझाव हो तो वो बताइए। इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।